तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मीन्स डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके यौगिकों के बारे में। और आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ केवल दो ही कंपाउंड्स दिए गए हैं। एक तो है पोटेशियम डाइक्रोमेट और दूसरा जो होगा वो है पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पर हम इन दोनों कंपाउंड्स की कंप्लीट प्रिपरेशन मेथड्स, मतलब निर्माण विधि, इनके गुण और इनके स्ट्रक्चर्स, इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, है ना। तो इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं क्या, निर्माण विधि। तो एक ही निर्माण विधि है और वो है क्रोम आयरन स्टोन से। मतलब क्रोमियम का एक अयस्क है क्रोम आयरन स्टोन, ये है क्रोमेट अयस्क, मतलब इसी को बोलते हैं क्रोमेट अयस्क। ठीक है, तो इस तरह से ये है 4FeCr2O4, मतलब FeO प्लस जो है Cr2O3, इसका एक जो है मिक्सचर होता है और मिक्स्ड ऑक्साइड है ये। और इसको, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है फ्यूज्ड किया जाता है, मतलब पिघलाया जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पर, इसको फ्यूज्ड किया गया है। तो जो फ्यूज्ड करते हैं तो इसमें चूंकि ये बेसिक मीडियम है, तो जो क्रोमेट ओर है ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम क्रोमेट में Na2CrO4, क्योंकि बेसिक मीडियम में CrO4 आयन स्टेबल होता है 2- आयन। तो ये एक येलो सॉलिड में कन्वर्ट होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है। और जितना आयरन है, आयरन ऑक्साइड, वो चेंज हो गया Fe2O3 जो कि एक ब्राउन सॉलिड होता है और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। समझ गए ना। तो इस तरह से येलो सॉल्यूशन में जो ब्राउन सॉलिड बचा वो है Fe2O3 जो वाटर इनसॉल्युबल है। और अब क्या किया जाता है कि इसको फिल्टर कर लिया जाता है। क्या किया जाता है, फिल्टर। फिल्टर मतलब है कि छान लेते हैं। तो छानने से क्या होगा कि जो वाटर सॉल्युबल पार्ट है वो तो चला गया किसमें, निस्यंद में, और जो Fe2O3 सॉलिड है, ठीक है, वो बाहर हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, छन जाता है। तो इस तरह से हमें क्रोम आयरन स्टोन से बना सोडियम क्रोमेट, जो कि येलो सॉलिड होता है, वाटर सॉल्युबल है क्योंकि आयनिक कंपाउंड है ये, और एक फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन सॉलिड है और ये वाटर इनसॉल्युबल होने के कारण इसको छान के अलग कर दिया जाता है। और जो निस्यंद होता है उसमें होता है Na2CrO4। अब रखा जाता है बेसिक मीडियम। तो जैसे ही बेसिक मीडियम रखते हैं बच्चों, तो जो क्रोमेट आयन है ना वो डाइक्रोमेट आयन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर Na2CrO4 को H2SO4 से, तो Na2SO4 प्लस यहाँ बन जाएगा H2O, और बाकी बचे हमारे पास 2 Na 2 Cr और 7 ऑक्सीजन, तो बन गया Na2Cr2O7 जो कि एक ऑरेंज क्रिस्टल होता है। इस तरह से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। फिर इसको हटा के और उसमें क्या मिलाया जाता है, KCl, तब हमारे पास मिल जाता है ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट। यही क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। समझ गए ना। तो इस तरह से क्रोम आयरन स्टोन को चेंज किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट से। पहले येलो सॉलिड बना सोडियम क्रोमेट, वाटर सॉल्युबल होने के कारण फिर एसिडिक मीडियम में रखा तो वो चेंज हो गया डाइक्रोमेट आयन। और इस तरह से KCl से ट्रीट करने से हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज क्रिस्टल मिल जाते हैं। लैब में आप देखोगे ये रखा होता है ऑरेंज क्रिस्टल में, है ना। अब हम आते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो ध्यान से देखें कि ये फिजिकली तो ये कैसा होता है, ठीक है, ऑरेंज क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और जल में विलेय है। अब पूर्ण रूप से तो नहीं, मतलब एक मॉडरेट विलेय, मध्यवर्ती टाइप का, समझ गए ना। तो इस तरह से ये क्या है, जल में विलेय होता है। जब इसे गर्म किया जाता है ना, तो आप देख रहे हैं कि जो डाइक्रोमेट आयन है फिर से क्रोमेट आयन में चेंज हो गया।
तो डाइक्रोमेट को जैसे हीट किया जाता है तो ये ऑरेंज था और अब ये हो गया क्या, येलो सॉलिड, और इसके साथ Cr2O3 बनता है और ऑक्सीजन लिबरेट होती है। तो आप देखोगे ऑक्सीजन बनाने की एक विधि भी है कि MnO4 से भी बनती है ऑक्सीजन और K2Cr2O के ऊष्मीय विघटन से भी बनती है। इस तरह से Cr2O3 का जो यूज है वो आतिशबाजी में कलर प्रोड्यूस जो है करने में किया जाता है, ग्रीन कलर का प्रोडक्शन इससे होता है। तो इस तरह से यहाँ ऊष्मीय विघटन में ये डाइक्रोमेट से क्रोमेट मिल गया। फिर आता है पीएच प्रभाव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी मैंने ऊपर बताया था कि अगर बेसिक मीडियम था तो क्रोमियम जो है वो क्रोमेट आयन में चेंज हुआ था और जैसे ही एसिडिक मीडियम रखा था वो डाइक्रोमेट में बदल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम क्रोमेट, ये जो है डाइक्रोमेट आयन है Cr272- है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या सोडियम डाइक्रोमेट, और बेसिक मीडियम लेते हैं मतलब pH ग्रेटर देन 7 क्षारीय माध्यम, तो ये चेंज होगा एक येलो सॉलिड में या येलो सॉल्यूशन में। अगर ये है ऑरेंज सॉल्यूशन तो ये येलो हो जाता है क्षारीय माध्यम में। तो इस तरह से क्षारीय माध्यम में क्रोमेट आयन स्थायी होता है। और जैसे ही हम यहाँ पर अम्लीय माध्यम लाते हैं pH लेस देन 7, तो यही जो येलो है सॉल्यूशन है वो किस में चेंज हो जाता है, ऑरेंज में, मतलब उसमें डाइक्रोमेट आयन बन जाता है। तो अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन स्थायी है और क्षारीय माध्यम में क्रोमेट आयन स्थायी है। और pH 4 पर इन दोनों आयनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है कि बेसिक मीडियम थोड़ा सा बढ़ा तो येलो हो गया, जैसे ही उसका हल्का सा एसिडिक मीडियम मिला तो ऑरेंज हो गया। तो इस तरह से pH 4 पर जो है ये इस तरह से इक्विलिब्रियम शो करता है। तो इस तरह क्षारीय माध्यम में क्रोमेट आयन स्थायी है और अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन स्थायी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप जब भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देखो, है ना। फिर आते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। तो देखो बच्चों, जो आयनिक लवण है जैसे कि NaCl, KCl, BaCl2, NH4Cl, CaCl2, RbCl, इनके क्लोराइड आयन का परीक्षण करने के लिए ये टेस्ट लगाया जाता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अम्लीय मूलक, कौन सा, अम्लीय मूलक क्लोराइड आयन का टेस्ट होता है क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण। किंतु ये सहसंयोजी क्लोराइड जैसे AlCl3, FeCl3, FgCl2, Hg2Cl2, AgCl, ठीक है, इनके परीक्षण में इसका यूज नहीं होता क्योंकि ये आसानी से क्लोराइड मुक्त नहीं करते, केवल इस तरह के आयनिक क्लोराइड। तो एक तो यही क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस क्लोराइड का परीक्षण क्रोमिल क्लोराइड से किया जाता है, तो वो ध्यान रखना है आयनिक लवण होने चाहिए, उनमें क्लोराइड आसानी से फ्री होना चाहिए। अब परीक्षण कैसे होता है, पहले हम क्या लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और उसमें मिलाया जाता है क्या, HCl मिलाते हैं या फिर H2SO4, समझ गए ना। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे ही आप K2Cr27 में कंसंट्रेट HCl मिलाएंगे, ठीक है, तो यहां पर ये बन गया। तो यहां पर हम KCl ले लें, बल्कि यहां पर क्या है 6, चलो कोई बात नहीं, मैंने यहां से सीधा लिख दिया, एक्चुअली और भी रिएक्शन होती है। तो हम यहाँ K2, यहाँ पर जैसे कोई सॉल्ट लिया आपने, मान लो क्या NaCl, तो यहां से स्टार्ट होती है। एक्चुअली में हमें क्या लेना होता है, यहाँ पे जैसे हमने ले लिया यहाँ पर NaCl, है ना, ये ले लें 6, और यहाँ पर H2SO4 मिलाया जाता है 6, तो ये चेंज हो जाएगा NaHSO4, कंसंट्रेट लिया जाता है, क्या लिया जाता है, कंसंट्रेट, और प्लस क्या बन गया बच्चों यहाँ पर 6HCl। तो ये लवण लिया हमने, क्या लिया, एक लवण, जो कि हमें अम्लीय मूलक अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, ठीक है, ये NaCl ले लिया, तो हमें यहाँ मिला HCl। H2SO4 ने NaCl से रिएक्शन की, HCl गैस बनी। इस HCl गैस को हम इसमें, या इसी जो HCl जो मिक्सचर है, मतलब H2SO4 कंसंट्रेट है, तो जो HCl है वो K2Cr27, अब उसी में हम जिसमें H2SO4 मिला रहे हैं उसी ट्यूब में K2Cr27 मिलाते हैं, तो HCl से डीप रेड वेपर, गहरे लाल रंग की वाष्प बनती है, ठीक है, गहरे लाल रंग की क्या बनती है, वाष्प। इसी वाष्प को बोलते हैं ये जो है क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2। रेड वेपर्स निकलना ही बताता है कि आपको क्लोराइड दिया गया है। फिर हम इस पूरी वेपर्स को इकट्ठा करके एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें मिलाते हैं NaOH,
तो Na2Cr4 का येलो सॉल्यूशन बनता है ना, और NaCl निकल गया और H2। और फिर अगर हम येलो में थोड़ा सा लेड एसीटेट मिला दें तो पूरा लेड क्रोमेट येलो पीपीटी बन के तैयार हो जाता है, जो ये कंफर्म कर देता है कि जो आपको सॉल्ट दिया गया है उसमें क्लोराइड उपस्थित है। तो एक तो ध्यान रखना है क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा लेड एसीटेट के साथ क्या बनता है, तो वह पीबी क्रोमेट। लेड क्रोमेट को और कंफर्म करना है बच्चों, तो हम इसमें NaOH मिला दें। आपको ये कंफर्म करना है कि ये लेड क्रोमेट ही है, तो हम उसमें एक्सिस में NaOH मिलाएं। अगर वो सॉल्ट जो प्रेसिपिटेट है वो जल में विलय हो जाए संकुल, तो वो लेड फिक्स हो गया कि आपको क्लोराइड दिया गया था, क्योंकि PbCr4 एक्सिस ऑफ NaOH के साथ Na2PbOH होल 4 बनाता है और Na2Cr4 सॉल्यूशन में चला जाता है और इस तरह से जल में संकुल जो अवक्षेप आया है वो डिसॉल्व हो जाता है। यह है क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षा। फिर है निम्न ताप पर H2O2 से क्रिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे कि H2SO4 और K2Cr2 को जब रखा जाता है तो बनता है H2Cr2O7 और K2SO4। H2Cr2 में डाइल्यूट H ये है और इसमें मिलाया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड निम्न ताप पर, ठीक है। तो एक ब्लू कलर का जो है इस तरह का कंपाउंड बनता है CrO5, जो बहुत ही कम ताप पे स्थायी है, ईथर में ही स्थायी होता है और इस तरह से ब्लू कलर आना बताता है कि आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया है। यह इसको विलयन को अगर लंबे समय तक रख दें तो ये जो कंपाउंड है CrO5 ये फिर से H2SO4 से रिएक्शन करके और इस तरह से ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है धीरे धीरे और बन जाता है Cr2SO4 होता है। मतलब कुल मिला के फिर Cr का वही इस तरह से सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करके ग्रीन कंपाउंड में चेंज हो जाता है। ये एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर रखता है और इसमें हमेशा पूछा जाता है ऑक्सीकरण अंक, तो 6 होता है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये परऑक्साइड, ये जो है ये क्या है बच्चों, परऑक्साइड लिंकेज, जो कि 2 होती हैं इसमें, एक ये है और एक ये है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि K2Cr2 को H2SO4 और H2O2 के साथ मिलाया जाए तो बनने वाला ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है, वो है CrO5। अगर उसके लंबे समय तक रखें तो अब क्या होता है, तो बन जाता है क्रोमियम सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में सारे पॉइंट्स और इसका ऑक्सीकरण अंक। फिर हम आते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो K2Cr2 आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रेडॉक्स टाइट्रेशन में कई जगह पर ये यूज होता है और एक अच्छा प्रबल ऑक्सीकारक है अम्लीय माध्यम में। कि जैसे ही K2Cr2 को H2SO4 तनु H2SO4 के साथ रखा जाता है, यहां पर ध्यान रखें ये सांद्र H2SO4 था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर तनु H2SO4 के साथ रखते हैं तब ये बनाता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2 और प्लस O। ये जो है यही निसेंट ऑक्सीजन जो है, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन जिनको हम बोलते हैं, ये नवजात ऑक्सीजन जो होते हैं यही ऑक्सीकारक होते हैं। मीन्स ये ऑक्सीजन कहां से आ रहे हैं, K2Cr2 से, इसीलिए हम कहेंगे K2Cr2 एक अच्छा ऑक्सीकारक है। अब देखो जैसे Ki के साथ रिएक्शन होती है तो ये 2 मिलके तो बन गए 2 OH और 2 K मिलके 2 KOH, और जो आयोडाइड आयन था उसने यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया और बदल गया क्या, आयोडीन में। तो इस तरह से Ki को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में। अब मैंने यहाँ 3 क्यों मल्टीप्लाई किया बच्चों, क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीजन लग रहा है और यहाँ निकल 3 रहे हैं, दोनों को अगर आप ऐड करोगे और फाइनल इक्वेशन निकालोगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो और पहले और दूसरे को जोड़ दो। ऐसे मान लो फेरस सल्फेट में भी यही करना है, एक ऑक्सीजन लग रहा है, बाद में से 3 से मल्टीप्लाई कर दो और पहले और तीसरे को जोड़ दो। ऐसे H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है जो कि एक दूधिया अवक्षेप आता है, मिल्की प्रेसिपिटेट। यहां भी आप कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से, है ना। Na2SO4 में बदल देता है Na2SO3 को, SO2 को H2SO4 में, ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में, फेरस ऑक्सीडेट को फेरस सल्फेट और CO2 में। तो ये सब क्या है बच्चों, इसकी प्रमुख रिएक्शंस हैं। यहां पर मैंने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है जो कि Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस बदलने में 1.33 है।
एक अच्छा ऑक्सीकारक है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव है और काफी हाई है। किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक K2Cr2 7 तथा अपचायक के मूल अनुपात निम्नलिखित संबंध से निकाल सकते हैं। अब ये जो रिएक्शंस लिखी है ना बच्चों, तो कई बार क्वेश्चंस आते हैं ना कि इतने मोल K2Cr2 7 लिया गया तो कितने मोल Ki ऑक्सीडाइज हो जाएगा या कितने मोल फेरस सल्फेट। तो आप यहां ऐसे ध्यान रखना है, एन कारक, एन फैक्टर है, इसको बोलते हैं एन फैक्टर ऑक्सीकारक अपॉन एन फैक्टर ऑफ अपचायक इक्वल टू अपचायक के स्थिरांक मतलब मोल अपॉन ऑक्सीकारक के स्थिरांक मतलब रस समीकरणमिति स्थिरांक। कौन से स्थिरांक? रस समीकरणमिति स्थिरांक। तो इस तरह से दोनों के मोल और इनके एन कारक एक दूसरे के उल्टा है। सीधी सी बात है, अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो जो आयोडीन का एन फैक्टर है वो K2Cr2 7 का मोल होगा और जो K2Cr2 7 का एन फैक्टर है वो Ki का क्या होगा बच्चों? मोल होगा। सीधी सी बात है, अगर आपको दोनों के एन फैक्टर पता है तो अपोजिट लिख दो। ऑक्सीकारक का एन फैक्टर अपचायक का मोल है, अपचायक का एन फैक्टर ऑक्सीकारक का मोल है। जैसे यहां पर ये ऑक्सीकारक है और ये आयरन क्या है? अपचायक है। इसका एन फैक्टर 6 है और इसका एन फैक्टर 1 है। तो यहां पर हम A अपॉन बी मतलब यहां A के मोल अपॉन B के मतलब A मतलब K2Cr2 7 के मोल, Fe के मोल B इक्वल टू n फैक्टर ऑफ Fe2 प्लस अपॉन n फैक्टर ऑफ Cr2O7। मतलब ये जो है ये क्या हो गए बच्चों? A K2Cr2 7 के मोल, ठीक है, और जो B है वो किसके हो गए? Fe2 प्लस के मोल। फेरस सल्फेट की फॉर्म में ले रहे हैं आप इसे। तो इस तरह से A की वैल्यू हो गई 1 और B की वैल्यू हो गई 6। मतलब 6 मोल FeSO4 1 मोल K2Cr2 7 से रिएक्शन कर रहा है तो 1 मोल FeSO4 1/6 K2Cr2 7 से रिएक्शन करेगा। और अगर आपसे उल्टा पूछ ले कि 1 मोल, ठीक है, K2Cr2O7 आप देख रहे हैं या यहां पर ऐसे ले लें हम, ठीक है, कि 6 मोल अगर आप देखें कि 6 मोल FeSO4 को क्या लग रहा है? 1 मोल। अच्छा ये तो लिखा हुआ है ना, ये बात तो यहां लिखी, उल्टा है। अगली मान लो सोचना है आपको कि कितने मोल, तो देख रहे हैं आप कि 1 मोल या ऐसे ले लें कि 6 मोल FeSO4 के लिए है 1 मोल क्या? K2Cr2 7। अच्छा ये तो फिर वही लिख दी मैंने। तो 1 मोल FeSO4 को 1/6, ठीक है, K2Cr2 या उसका उल्टा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे और ये डॉक्स में खूब मिलते हैं कि 1 मोल FeSO4 के लिए कितना मोल K2Cr2 लगेगा या 1 मोल K2Cr2 कितने मोल FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो 1 मोल 6 मोल को और 1 मोल FeSO4 को 1/6 मोल ऑफ K2Cr2 तो इस तरह से पहले आप इनके एन फैक्टर निकाल लो और एन फैक्टर का जो अपोजिट है वो उनके मोल से। अब जैसे ये लिखा K2Cr2 14 HCl ये है, इसका एन फैक्टर है 6 और इसका एन फैक्टर है 6/14। क्योंकि देखो एन फैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला और होता है रेडॉक्स रिएक्शन में, मतलब अगर आप इसको और देखें तो ये होता है एन फैक्टर इक्वल टू होता है रेडॉक्स में कुल स्थानांतरित, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, यहीं पे लिख दे रहा हूं अच्छे से कि रेडॉक्स में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन अपॉन में हो जाता है रस समीकरणमिति स्थिरांक। मतलब आप जिसका भी एन फैक्टर निकाल रहे हैं तो देखो यहां पर इसका रस समीकरणमिति स्थिरांक कितना है? 14। इस प्रोसेस में ये 3 प्लस था और यहाँ सॉरी 6 प्लस था, है ना। हर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन था +6 था और यहाँ जाके 3 हो गए। तो यहाँ से यहाँ जाने पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। 14 इसका रस समीकरणमिति स्थिरांक है, इसलिए HCl का जो एन फैक्टर आया वो आ गया 3/7। तो इक्विवेलेंट मास इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक कुल मिला के इनके मोल्स की संख्या निकाल सकते हैं। फिर है स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये जो है आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो है CrO4 का। तो इसमें sp3 संकरण होता है, 2 ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज चारों ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट होता है
समझ गए ना। तो इस तरह से हर एक ऑक्सीजन में चार्ज जो बचा -1/2 -1/2 इस तरह से। Na2Cr2 7 की विलेयता, ठीक है। अच्छा ये तो बाद में बताऊंगा, ये स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें जो है दूसरा, अगर हम डाइक्रोमेट आयन देखें तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 इस तरफ बट रहा है और इस तरफ 3 बट रहा है। तो हर एक जो 3 ऑक्सीजन है एक क्रोमियम के साथ, उनका चार्ज होगा -1/3 और 6 CRO की जो लंबाई है वो एक समान होगी। इसमें चारों CRO4 की लंबाई एक समान होगी। और ये बता दूं कि K2Cr2O7 हो चाहे K2CrO4 हो, रंगीन गुण जो है, रंगीन गुण किसके कारण है बच्चों? रंगीन गुण ये है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के कारण। हालांकि बात मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना। तो इस तरह से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि Na2Cr2 7 और K2Cr2 7 दोनों प्रबल ऑक्सीकारक हैं, फिर भी हम लैब में K2Cr2 का ही प्रयोग क्यों करते हैं आयतनीय विश्लेषण में? तो इसका रीजन ये है बच्चों कि K2Cr2 का उपयोग आयतनीय विश्लेषण में प्राथमिक मानक की तरह इसलिए किया जाता है क्योंकि K2Cr2 एक प्रकार का आर्द्रताग्राही नहीं है। मतलब आप इसका सॉल्यूशन बना के रख दोगे कितने भी लंबे समय तक, तो ये वाटर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिससे इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं आता। किंतु जो Na2Cr2 है एक आर्द्रताग्राही है और धीरे धीरे इसकी सांद्रता बदल जाती है। इसलिए मानक संदर्भ प्राथमिक नहीं ले सकते, द्वितीयक के रूप में ले सकते हैं। मतलब जब हम इसका उपयोग करेंगे Na2Cr2 तब हमें इसकी सांद्रता एक बार निकालनी होगी, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। जबकि K2Cr2 के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए K2Cr2 सबसे ज्यादा यूज होता है। यहां एक बात बता दूं बच्चों, आप यहां पर देखोगे कि K2Cr2 और 14 HCl, अब यहां इनका एन फैक्टर अगर देखो तो 1 है, मतलब 6 है, और इसका एन फैक्टर 3/7। तो यहां पर एक्चुअली में सारे क्लोराइड ऑक्सीडाइज नहीं हुए, इसमें केवल 6 क्लोराइड ही क्या हुए हैं बच्चों? ऑक्सीडाइज 14 HCl में से। तो उन 6 क्लोराइड के जो एन फैक्टर, हर एक Cl का जो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लोराइड, उसका एन फैक्टर 1 है। तो यहां पर अगर पर्टिकुलर Cl का पूछ ले कि एन फैक्टर कितना है, तो माइनस, ठीक है, तो वो 1 है, और इसका एन फैक्टर कितना है? 6 है। इसीलिए आप देखो 6 क्लोराइड ही क्लोरीन में कन्वर्ट हुए और 1 मोल K2Cr2 रिड्यूस हुआ है। लेकिन पूरे HCl का पूछे तो वो इस तरह होगा। लेकिन पर्टिकुलर इसमें जो ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर में देखें तो रिड्यूसर में केवल 6 क्लोराइड ही का है यहाँ पर रिड्यूसर। एक क्वेश्चन और आता है कि Na2Cr2 की विलेयता और K2Cr2 की विलेयता से 20 गुना अधिक है। ठीक है, कि Na2Cr2 की जो विलेयता है वो K2Cr2 की विलेयता से 20 गुना अधिक है, क्योंकि आप देखोगे एस ब्लॉक में कि अगर ऊपर से नीचे जाए और रेनाइन बहुत बड़ा हो, समझ गए ना, तो रेनाइन अगर बहुत बड़ा है तो जालक विलेयता जो है किस पे डिपेंड कर जाती है? फिर केवल कैटाइन पर, और उसका जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा वो उतना अधिक सॉल्युबल होगा। तो बड़ा कैटाइन है, Cr2 बड़ा कैटाइन है। तो अब जहां पर विलेयता केवल सोडियम और पोटेशियम पे डिपेंड करेगी, क्योंकि सोडियम आयन छोटा है, ज्यादा हाइड्रेशन होगा, इसलिए वो ज्यादा विलेय है और K2Cr2 कम विलेय है। तो ये है कुल मिला के हमारा आज K2Cr2 के बारे में। तो यहां आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, मैंने एक पॉइंट नोट करके अच्छे से बता दिए। रिडॉक्स में भी ये क्वेश्चंस बहुत काम किए, ठीक है। फिर बाकी हम KMnO4 अगले टर्म में लेंगे।